for electrostat. Today I am starting with quantization of the charge. I am starting with quantization of the charge. आप इसको इस प्रकार से भली भांति समझ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सरसों है और सारे के सारे जितने भी सरसों हैं ये सब आइडेंटिकल है, और अगर आप उसमें से एक निश्चित मात्रा में सरसों लीजिएगा तो वो सरसों सम n into mass of one mustard seeds ये होगा कि नहीं होगा? ये जो मास आएगा सब अगर समान, सभी के सभी सरसों अगर समान है, बड़ा छोटा छोटा है सरसों, कहने का मतलब है मेरा बड़ा छोटा छोटा। अब आप कुछ भी मास ले, 5 ग्राम ले, 10 ग्राम ले, 20 ग्राम ले, 1 किलो ले, 5 किलो ले, अगर उसको काउंटिंग कीजिएगा तो वो काउंटिंग n इंटू मास ऑफ द मास्टर सीड्स के बराबर हो। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बॉडी में चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी का चार्ज चाहे आप कितना हो चार्ज करें, एक निश्चित संख्या के साथ एक मिनिमम क्वांटिटी के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन के समान होता है, मत समझ। और इसको हम लोग बोलते हैं Q इजिकल टू प्लस माइनस n इंटू E। E that is the minimum amount of charge which is associated with the electron, and the same charge also associated with the proton. Hence, the charge of a body can be explained in the form of Q is equal to either plus Ne or minus n into E. E is the charge associated with the electron and it is the minimum amount of charge which cannot be further divisible. जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि सरसों आइडेंटिकल होना चाहिए और वो फिर विखंडित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हमारा है और ठीक उतने ही बराबर चार्ज हमारा प्रोटॉन का भी है, ये दोनों चार्ज जो है सो दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसी का लंप्स के रूप में, इसी का एक इकट्ठे रूप में किसी भी बॉडी में चार्ज उपस्थित रहता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, मींस इट इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए, अगर आप मास बढ़ाएंगे सरसों का तो मान लीजिए कि सरसों का अगर हम बोल रहे हैं कि सभी सरसों आइडेंटिकल है, कोई टूटा फूटा नहीं है और इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो बढ़ाइएगा तो एक सरसों डाल दीजिएगा तो एक सरसों का मास बढ़ेगा, और एक सरसों निकाल लीजिएगा तो एक सरसों का मास घटेगा। अब आधा सरसों का मास ना तो बढ़ सकता है, ना फ्रैक्शनल सरसों का मास वहां घट सकता है, ना फ्रैक्शनल सरसों का मास बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को चार्ज करेंगे बॉडी को, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज एसोसिएटेड विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी ही अमाउंट का चार्ज उसमें बढ़ सकता है या इतने उसमें घट सकता है। ये इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये आपका जंपिंग प्रोसेस हो सकता है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, बीच में इसमें जो और फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इस प्रकार की बातें नहीं हो सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द
charge. So we can write here the charge exists in a body B in discrete lumps of minimum amount of charge. That is the charge on an electron. Hence, any charge can be expressed as the integral multiple of minimum amount of charge, and that is Q is equal to plus minus N, plus represent for the charge of proton and minus represent for the charge of electron. This is known as the quantization of charge, and charge is quantized. Do you understand? Yes, sir. Yes. यूनिट ऑफ चार्ज, हम आए हैं आपके पास यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज आपके पास दो यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट है और एक आपका एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट में जो चार्ज है इसका यूनिट है ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और it is state coulomb. It is state coulomb. और ऐसा यूनिट में it is coulomb. बात समझे? अब ये जो हम स्टेट कूलम में आ रहे हैं और ये कूलम में है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? The magnitude of charge on an electron is in CGS system, it is 4.8 into 10 to the power minus 10 state coulomb. And in SI system of unit, it is 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb. Okay. Then what is the relation between coulomb and state coulomb? The coulomb is large amount of charge, whereas the state coulomb is very small amount of the charge. Hence, 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 state coulomb. Okay? 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 state coulomb. अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस।
अगर हम कैलकुलेशन करें तो दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is equals to 4.8 into 10 to the power minus 10 coulomb, 10 stat coulomb. Then 1 coulomb is equal to 4.8 into 10 to the power minus 10 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 stat coulomb. Then you will get it is 3 and this is 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. This is the amount of charge on an electron. Okay? ठीक है? Here it is mistake. आइए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग बोले हैं कि लाइक चार्ज विल रिपेल वन अनदर, अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट वन अनदर। लेकिन हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन तो करेगा, लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स का जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड किन किन बातों पर निर्भर करेगी, इसके डायरेक्शन किन किन बातों पर निर्भर करेगी, इस फोर्स का कैरेक्टर क्या है, ये सब हम कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जानेंगे। मीन्स अब हम पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, ये कूलॉम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये लगभग सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा है, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ के बाद जैसा। थोड़ा उसके साथ अगर रिजेंबल करें तो आप पाएंगे कि वहां बोल रहा था कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। Means the gravitational force between the two particles is directly proportional to the product of the mass of the bodies. ठीक वही चीज यहां बोलता है, the electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the magnitude of the charge. Product of the magnitude of the charge. Second law वहां बोल रहा है कि it is gravitational force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the bodies. ठीक यहां भी बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तब फिर इसमें डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेट्स with the mass of the body, whereas the
Coulomb's law of electrostatics relates with the charge of the body. Number two, the gravitational force always attractive in nature, but the Coulomb's law of forces, electrostatic forces, may be attractive or may be repulsive. क्लियर? तो आइए थोड़ा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम डिफाइन करें और इसको देखें. Coulomb's law of electrostatic force. This law states that the force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to product of their charges. Product of their charge. That is, if plus Q1 and plus Q2 be the charge on two bodies, to point object, then the force of repulsion, because it is same nature, it is plus, therefore the force will be repulsion force. The force of repulsion F will be proportional to Q1 into Q2. If this point object or point charge be placed at a distance, then F is proportional to, then force is inversely proportional to the square of the distance. Then F is proportional to 1 by r square. Hence, by this two relation, we can say F is proportional to Q1 Q2 by r square. By replacing this proportionality by the proportionality constant, hence we can say that F is equal to K Q1 Q2 by r square. Where this K is known as, where K is known as electrostatic constant. यहाँ भी एक डिफरेंस है. This can differ for medium to medium, but the gravitational constant
does not differ anywhere, and hence it is capital G for the Newton's law of gravitation. It is denoted by the capital G, and this capital G is known as the universal constant and have the same value for over the universe. Clear? Yes, sir. Now we shall discuss about K. ठीक है? अब आइए देखिए, हम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि के का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का वैल्यू होगा कितना? एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। के आर स्क्वायर, सॉरी एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू फोर्स है न्यूटन। आर स्क्वायर इट इज मीटर स्क्वायर, it is coulomb, it is coulomb. Clear? Yes, sir. Yes. Then it is becomes Newton meter square per coulomb square. Means unit of K is Newton meter square per coulomb square. Now what will be the dimension of K? Dimension of K? That is dimension of N. Dimension of force. N is the force, Newton. Yes, sir. That is the dimension of force. Then dimension of meter square, that is d square, it is meter square, that is L square. Dimension of length square by dimension of charge. Dimension of charge. Into dimension of charge. Now, dimension of force. Dimension of force is mLT inverse to mass into acceleration. Yes. mLT inverse to Yes. mass, acceleration LT inverse 2 into L square charge. You've already learned, आप पहले से पढ़ के आए होंगे कि विद्युत धारा का मान Q by Yes. I is equal to Q by T. Yes. I फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। क्लास 11 में हमने आपसे डिस्कस किया था, और इसका डायमेंशन एम्पियर है। ए और टी 10 का टी, तो I इंटू टी इज इक्वल टू कूलम जी सी चार्ज क्यू, मीन्स डायमेंशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। Now, dimension of charge into dimension of charge, that is AD square, that is M L square, A inverse 2 T inverse 4. It is the dimension of K. Clear? Now, what is the value of this? K. In CGS system, value of K is 1.
But in SI system, it is 1 by 4 pi epsilon naught. Another quantity have been introduced in the form of the epsilon naught. This epsilon naught is known as absolute electrical permittivity. Of free space or vacuum. It is known as absolute electrical permittivity of space. यहीं से एक इंटरेस्टिंग मैटर उपस्थित हो जाता है. वो कैसे? अगर आप टू सिस्टम ऑफ चार्ज बनाए हैं और इस दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज को डिफरेंट मीडियम में ले जाएं, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स भी डिफरेंट होता चला जाएगा, which will be determined by the electrical permittivity of the medium. Thanking you, students. In the next class, I shall discuss details about the permittivity, relative permittivity, and other topics.